हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम सब वेक्टर के एडिशन का बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कल वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड वेक्टर के सदिशों के योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे कि यदि उनके बीच का एंगल थीटा 0 अंश हो, उनके बीच का एंगल 90 अंश हो, उनके बीच का एंगल 180 अंश हो। फिर उसके बाद हमने देखा अगर दो वेक्टर बराबर हो तब उनके बीच का एंगल 0 अंश हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, उनके बीच एंगल 60 अंश हो तब उनका रिजल्टेंट कितना आता है, उनके बीच एंगल 90 अंश हो तब उनका रिजल्टेंट कितना आता है, उनके बीच एंगल 120 अंश हो तब उनका रिजल्टेंट कितना आता है, और लास्ट केस उनके बीच एंगल 180 अंश हो तब उनका रिजल्टेंट कितना आता है। यहां तक देख चुके हैं ना। अब मान लो कि दो वेक्टर को यदि जोड़ना है, जैसे मान लो एक वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के विभाग में रहता है, तब आप ख्याल करो एक वेक्टर पढ़े हो पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो जब आप स्थिति सदिश पढ़े हो तो मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, वहां पर कोई बिंदु पी है, इसका निर्देशांक है एक्स कामा वाई कामा जेड। तो इस बिंदु की ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति जो बताने वाली सदिश होती है उसी को आप स्थिति सदिश बोलते हो। यानी यदि ओरिजिन ओ हो तो यही आपका जो ओपी वेक्टर होगा, इसी को बिंदु पी की स्थिति सदिश बोलते हो, और इसको आप दर्शाते किससे हो, वेक्टर आर से। और इसे लिखते कैसे हो, अगर निर्देशांक एक्स वाई जेड है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो। और अगर इसका परिमाण लिखना होगा, परिमाण लिखने के लिए आपको बताए थे ना, इसका आप माड लगा सकते हो, या आप इस वेक्टर का माड लगा सकते हो, या सिंपल आप इसे केवल आर लिख सकते हो। और इसका परिमाण आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वेक्टर को किसी बिंदु की स्थिति सदिश को हम आई कैप जे कैप के कैप के भी फॉर्म में लिखते हैं। तो यानी मान लो कि एक वेक्टर है ए, इसकी या वेक्टर ए ऐसा दिया आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और आपको एक दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर बी, ये ऐसा दिया है कि कितना 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। और आपको कभी बोल दिया जाए कि वेक्टर ए को और वेक्टर बी को जोड़ो, तो जब दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिए हो, उन्हें जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, आई कैप वाले में आई कैप को जोड़ोगे, जे कैप वाले में जे कैप को जोड़ोगे, और के कैप वाले में के कैप को जोड़ोगे। यानी 3 2 5 और आई कैप प्लस 4 3 7 जे कैप प्लस 6 4 10 ठीक है। बात समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे, और अगर इनका रिजल्टेंट ही होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर इन्हें घटाना होगा, यानी आपसे कभी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूछे, तो आप क्या करोगे, आई वाले में आई को घटाओगे, जे वाले में जे को घटाओगे, और के वाले में के को घटाओगे। यानी 2 में से 3 को घटाओगे तो -1 आएगा, 3 में से 2 घटाते तब 1 आता, 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा। यानी -1 आई कैप और -1 किसी के सामने लिखते नहीं, प्लस 3 में से 4 घटाओगे, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप, 1 होगा 1 लिखेंगे नहीं, और 6 में से 4 घटाओगे 2 होगा, -2 होगा, -2 के कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर आपको कभी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर को दिए होंगे तो उनको जोड़ने के लिए आई वाले में से आई को जोड़ोगे, जे में से जो जे को जोड़ोगे, और के में से के को जोड़ोगे। और घटाना अगर रहेगा सेम वैसे आपको करना। बात समझ आ रहा है ना। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ख्याल करो, जब आपको हमने पढ़ाया विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश के जस्ट बाद हमने आपको विस्थापन सदिश पढ़ाया था। तो वहां पर विस्थापन सदिश जब पढ़ाया था तो वहां पर हम बात किए थे कि हम इसका बात जब वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे उसके बाद फिर से करेंगे, सेम वही बात आज में करना है। तो क्या बात है, क्या होता था विस्थापन सदिश, एक बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति जो बताने वाली सदिश होती है उसी को आप क्या बोलते हो, विस्थापन सदिश। किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाली सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं, लेकिन एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति बताने वाली सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये आपका एक बिंदु है ए और एक दूसरा बिंदु है क्या, बी। अगर पहले बिंदु की स्थिति सदिश मान लेते हैं कितना है, r1 वेक्टर, और दूसरे बिंदु की स्थिति सदिश कितनी है, r2 वेक्टर। तो अगर एक ही स्थिति सदिश बी के सापेक्ष बताना होगा तो ये क्या होगा, बी वेक्टर होगा। तो ध्यान से देखो,
आपको दो वेक्टर पूछ सकता है, आपको ए बी वेक्टर भी पूछ सकता है और जस्ट इसका उल्टा बी ए वेक्टर भी पूछ सकता है। मान लो आपको ए बी वेक्टर पूछेगा, तो ए बी अगर वेक्टर आपसे पूछेगा तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, ए से बी तक जाना। ए से बी तक जाने का मतलब ये डायरेक्शन होगा। R1 वेक्टर का डायरेक्शन तो ये होगा, अरे ओरिजिन से आप एक तक गए हो। ये जो R2 वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन ही होगा, क्योंकि ओरिजिन के सापेक्ष आपने इसकी स्थिति बताई है। बात समझ में आ रहा है ना? अरे ओरिजिन से आपने इसकी स्थिति बताई है तो ये आपका R2 वेक्टर का डायरेक्शन ही होगा। तो अगर आप ए के सापेक्ष बी की स्थिति बताओगे तो आपका ए बी वेक्टर होगा। अरे ए के सापेक्ष बी की स्थिति बताने का मतलब ए से बी आपको चलना है, तो आपको यही ए बी वेक्टर चाहिए। तो आप कैसे बताओगे ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर आप कैसे बताओगे? आप इसके पहले दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ चुके हो, तो क्या यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? त्रिभुज नियम में क्या होता था, एक सदिश आपका ये है, दूसरा सदिश आपका ये है, तो रिजल्टेंट यही होता था कि नहीं होता था? यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर भी है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता था। यानी आपने देखो, मान लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो वेक्टर ए आपको मिला, फिर आपने यहाँ से यहाँ गया तो आपको वेक्टर बी मिला, ये किसके बराबर आया? फाइनली आपने यहाँ से यहाँ गया, यानी रिजल्टेंट आर के बराबर होता। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? तो कैसे? यहाँ पर देखो, आपने यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब आपने यहाँ से यहाँ गया। मान लो इस पॉइंट को यदि हम लिख दें ओ, तो आप यहाँ से फिगर से क्या लिख सकते हो, ओ से ए गया यानी ओ ए वेक्टर, अरे ओ से ए गया यानी ओ ए वेक्टर, फिर आपने ए से बी गया यानी ए बी वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा ओ से बी गया यानी ओ बी वेक्टर। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? लेकिन आपको चाहिए क्या, ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। और फिगर देख के बताओ, ओ से बी जाने का वेक्टर कौन है, R2 वेक्टर, और माइनस है तो माइनस लगाओ। ओ से ए जाने वाला वेक्टर कौन है, R1 वेक्टर। तो क्या ए बी वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी बी फाइनल है और ए इनिशियल। आपने ए से बी चला है ना, तो ए के सापेक्ष बी की स्थिति बताओ, यानी आपने ए से बी चला है, तो बी आपका फाइनल पॉइंट है, ए आपका इनिशियल पॉइंट है। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके से ए बी वेक्टर पूछेगा, आप दूसरे बिंदु की स्थिति सदिश में से घटाओगे पहले बिंदु की स्थिति सदिश, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ आ रहा है? वहां पर आपको हमने ये डायरेक्ट बता दिया था, जब आपको विस्थापन सदिश बताया था तो वहां पर हमने आपको ये डायरेक्ट बताया था कि यदि एक बिंदु की स्थिति सदिश R1 वेक्टर होगा, दूसरे की स्थिति सदिश R2 वेक्टर होगा, तो ए बी वेक्टर यानी ए के सापेक्ष बी की स्थिति सदिश कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1। और अगर आपको बी के सापेक्ष ए की स्थिति सदिश है यानी बी ए वेक्टर चाहेगा, तो आप कैसे बोलोगे, ए की स्थिति सदिश में से किसे घटाओगे, बी की स्थिति सदिश। तो ए की स्थिति सदिश बताओ कितना है, R1 वेक्टर माइनस बी की स्थिति सदिश कितनी है, R2 वेक्टर। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, याद भी रख सकते हो आप। और इसका रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका रीजन आपका यहाँ पर त्रिभुज नियम में पड़ा है। ठीक है, आगे चले बात। अब क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो अगर दो बिंदु, कभी कभी क्या होगा, आपको दो बिंदु का निर्देशांक देगा। मान लो ये पहला बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना हो गया, x1 कामा y1 कामा z1, और जो दूसरा बिंदु है इसका निर्देशांक कितना है, x2 कामा y2 कामा z2। तो अभी आपको बताया मैंने इसके जस्ट पहले, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक इतना है तो उसकी स्थिति सदिश कैसे लिखते हो, यानी अगर बिंदु ए की स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R1 वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप लगा दोगे, यानी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यही लिखोगे। और यदि बिंदु बी की निर्देशांक ये है x2 y2 z2, तो बिंदु बी की स्थिति सदिश यानी R2 वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप लगा के, यानी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप, यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो अगर आपको बी ए वेक्टर चाहिए तो बी ए वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर घटाया हो, यानी R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर घटाना है। तो R1 में से R2 घटाने के लिए अभी आपको बताए थे, I वाले में से I को घटाओगे, J वाले में से J को घटाओगे और K वाले में से K को घटाओगे, यानी x1 में से x2 घटाओगे, सॉरी x1 माइनस x2 और I कैप प्लस y जे वाले में से जे को घटाओगे, तो जे वाला है कितना यहाँ पर y1 और यहाँ पर है कितना y2 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा z1 माइनस z2 कितना के कैप, ये आपका हो जाएगा
r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। यानी अगर आपको BA वेक्टर चाहिए तो आप इसको कितना लिखते थे, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो A वाले में से B को घटा देना, A वाले का निर्देशांक कितना है, B वाले का निर्देशांक कितना है ना, तो सीधा आप निर्देशांक भी घटा के लिख सकते हो डायरेक्ट। x1 में से x2 घटाओगे i कैप प्लस y वाले में y वाले घटाना y1 माइनस y2 j कैप प्लस z वाले में z1 घटाना z1 माइनस z2 k कैप। अगर आपको AB वेक्टर पूछेगा तब आप क्या करोगे, AB वेक्टर चाहिए तो आपको B वाले में से A वाले को घटाना पड़ेगा। तो B का निर्देशांक कितना दिया है x2, उसमें से आपको x1 वाला घटाना होगा, यानी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और अगर इस वेक्टर का आपसे परिमाण पूछे तब, यानी आपसे AB वेक्टर का परिमाण पूछे तो वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए क्या करते हो, i कैप वाले का स्क्वायर प्लस, अरे अभी आपको बताया था मैंने ना, अगर आपको यहां से देखो, अगर आपको r1 का परिमाण चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर, यानी अंडर रूट कितना x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। ऐसे ही तो करते हो ना। तो सेम वही चीज यहाँ पर घटाने के बाद एक नंबर आ जाएगा, जैसे 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप ऐसा टाइप का आ जाएगा। तो इसका अगर परिमाण निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, i कैप का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर यानी z2 माइनस z1 का स्क्वायर, आप परिमाण निकाल सकते हो। तो क्या ये डील समझ में आ रहा है ना आपको, कि अगर आपको 2 पॉइंट देगा तो आप AB वेक्टर भी बता सकते हो, BA वेक्टर भी बता सकते हो, AB वेक्टर का परिमाण भी बता सकते हो, BA वेक्टर का भी परिमाण बता सकते हो। 2 वेक्टर दिया रहेगा, उनको आप i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में दिए तो उन्हें आप जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद जो नेट आएगा उसका भी परिमाण बता सकते हो। तो ये सही बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो ये हुआ आपका वेक्टर का एडिशन हर तरीके से खत्म हो गया। त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, पॉलीगन लॉ, i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में दिया है, इस तरीके से भी उनके जो स्पेशल कंडीशंस हैं, विशेष स्थितियां हैं, उनको भी आपने सेटल डाउन कर दिया। बात समझ आ रहा है ना। अब थोड़ा सा आप देख लो, इसी समय वेक्टर का घटाना, 2 सदिशों का घटाना। 2 सदिशों को घटाते कैसे हैं, 2 सदिशों को जोड़ना देखे हो, तो 2 सदिशों को घटाना भी सिंपल वैसे होता है जैसे 2 सदिशों को जोड़ते हो। क्यों, कैसे, 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़े हो ना, बोलो 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो वैसे ही 2 सदिशों के घटाने का भी वही त्रिभुज नियम है। बस आप याद रखना, जैसे मान लो कि एक वेक्टर आपका है, ये वेक्टर ए, ये आपका क्या है वेक्टर ए, और ये आपका है मान लो वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना था तो आप क्या करते, वेक्टर ए रखते, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते, तो ये आपका वेक्टर ए होता और ये आपका वेक्टर बी, और ऐसा रखते कि ताकि इसके डायरेक्शन के साथ ये एंगल कितना बनता, थीटा। समझ में आ रहा है ना बात। तो आप इसको मिलाते यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता। ये तो सीखे हो आप ना। लेकिन अगर आपको कभी 2 वेक्टर घटाना हो, यानी आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, ध्यान से एक बार बस देखना। वेक्टर ए में आप जोड़ देना माइनस वेक्टर बी। अरे प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही तो होगा। तो अगर वेक्टर ए माइनस बी पूछा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यानी अगर ए वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए में आप जोड़ दो वेक्टर बी का नेगेटिव। समझ में आ रहा है बात ना। और किसी वेक्टर का आप जब वहां पर सदिशों का प्रकार पढ़ाए हैं तो वहां पर आपको बताए ऋणात्मक सदिश। क्या होता था ऋणात्मक सदिश, ध्यान से देखना। यदि ये आपका है वेक्टर ए, तो जस्ट वैल्यू वाइज सेम हो, परिमाण में समान हो, बस डायरेक्शन अपोजिट हो, यही तो होता है माइनस वेक्टर ए। तो यदि वेक्टर बी ये है तो क्या उतना ही परिमाण का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर लोगे यही तो माइनस वेक्टर भी होगा। आपको अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी वेक्टर ए में किसे जोड़ना है, माइनस वेक्टर बी को। तो कैसे जोड़ोगे, ये आपका है वेक्टर ए और 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या करते हो, अब इनके बीच एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस वेक्टर में ये वेक्टर जोड़ने के लिए क्या करोगे, इसके हेड पे इसका टेल लाके रखोगे, यानी इसको शिफ्ट करके हम ऐसे लाके रखोगे कि नहीं रखोगे, यही तो माइनस वेक्टर भी है। अब देखो ये इस डायरेक्शन हुआ, ये इस डायरेक्शन हुआ, तो आप
उसी डायरेक्शन में मत चलना, उसका जो अपोजिट, त्रिभुज नियम यही बोलता है ना, उसका अपोजिट क्रम। तो ये जो होगा यही हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो दो सदिश को अगर घटाना होगा, पहले सदिश में दूसरे सदिश को घटाना होगा, उसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे दो सदिशों को जोड़ते हैं सेम वैसे करना होगा, बस यदि बी को घटाना है तो उसके लिए क्या करोगे, उसके अपोजिट को करके जोड़ देना। बात समझ आ रहा है ना? और समझ लो, जैसे 2-3 फिगर इसका और देख लो। यदि मान लो कि एक वेक्टर है ये, ठीक, और एक वेक्टर है ये वेक्टर बी, आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताओ ज्यामितीय विधि से कितना होगा, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होगा। तो इनको करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वेक्टर ए लाओगे, अब वेक्टर बी को शिफ्ट करके इस पे लाके रखोगे ताकि हेड से टेल रहे। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हेड से टेल या टेल से हेड होना चाहिए। तो इनका रिजल्टेंट यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये इनका रिजल्टेंट होगा, यानी यही हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन यदि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है तो आपको मैंने क्या बोला, वेक्टर ए में जोड़ना होगा वेक्टर बी का उल्टा। तो अगर वेक्टर बी ये है तो क्या ये माइनस वेक्टर बी है कि नहीं है? अरे वैल्यूज में सेम रखना है, बस डायरेक्शन में आपको अपोजिट कर देना है, यही तो माइनस वेक्टर बी है। तो अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या है, वेक्टर ए में वेक्टर बी का अपोजिट जोड़ना, यानी अब ये दोनों वेक्टर जोड़ना है। तो वेक्टर का घटाना एक प्रकार से वेक्टर का जोड़ना ही हुआ। बात समझना रखनी। तो कैसे करोगे, ये वेक्टर आपने वैसे लिखा, अब इस वेक्टर को शिफ्ट करके ऐसा रखो ताकि इसके हेड पे उसका टेल आ जाए। तो इसको शिफ्ट करके ऐसे लाओगे तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये आपका हुआ वेक्टर ए और ये आपका हुआ वेक्टर माइनस बी। तो ये क्रम ये है, तो ये क्रम नहीं लेना, इसका जो अपोजिट क्रम आएगा यही इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है? अब इनका फार्मूला क्या आता है, जैसे वहां पर आपने रिजल्टेंट का फार्मूला देखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। दो वेक्टर के जोड़ते हो तो फार्मूला यही होता है ना। तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, बस थीटा, जहां थीटा होता था वहां पर 180 माइनस थीटा होगा। अभी इसके पहले आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो जब उनका अपोजिट कर दोगे तो एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे, फिर से देख लो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, इनके बीच मान लो एंगल थीटा है, तो ये तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा है ना। आपको वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ना है, तो माइनस वेक्टर बी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब बताओ, अब देखो ये माइनस वेक्टर बी हुआ, तो अब आपको वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी चाहिए, इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक रेखा में सदैव 180 अंश का कोण बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जहां थीटा है वहां पर आपको क्या रखना होगा, 180 माइनस थीटा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। आपको पढ़ाया गया है ना, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो। तो जब दो वेक्टर को जोड़ना होगा तो प्लस 2ab cos थीटा, और जब दो वेक्टर को घटाना होगा तो माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? और एंगल का भी फार्मूला बता सकते हो, एंगल का भी फार्मूला बता सकते हो। तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, ख्याल करो, वहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का पहले वेक्टर के साथ एंगल आप φ1 मानते हो, और रिजल्टेंट वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ एंगल आप φ2 मानते हो। तो क्या tan φ1 बराबर, आप देखो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जितने आप वहां पर रिजल्ट पढ़े हो वही हम रिपीट कर रहे हैं, बस वहां पर जहां एंगल थीटा है उन रिजल्ट में हम एंगल 180 माइनस थीटा रख रहे हैं। तो tan φ1 का वैल्यू कितना होता था, देखो φ1 क्या है, पहले वेक्टर साथ एंगल, तो आप स्टार्ट क्या करते थे, b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह कितना, 180 माइनस थीटा, और a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा। तो इसे के साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, और a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, b साइन थीटा अपान a प्लस माइनस माइनस b cos थीटा। तो अब ये tan φ1 का वैल्यू आप ये लिखोगे, यानी जहां प्लस था वहां पर बस माइनस हो रही है।
बात समझ में आ रहा है। अगर दूसरे रिजल्टेंट वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ एंगल फाई 2 है तो आप tan फाई 2 बराबर वहां क्या लिखते थे, a साइन थीटा अपान ए बी प्लस ए cos थीटा। लेकिन अब यहाँ जहां प्लस होता था, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो जैसा उसका फार्मूला है वही इसका फार्मूला है। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या दो वेक्टर का घटाना आपको समझ में आ गया। आगे चले, चलो अब हम सब चलते हैं न्यूमेरिकल पे ना। तो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, दो वेक्टर है ए तथा बी, परिमाण में एक दूसरे के बराबर है तथा दिशा में एक दूसरे के लंबवत है। यानी मान लो कि आपका एक वेक्टर है ये ए और दूसरा वेक्टर है वो परिमाण में समान, जैसे यदि ये 1 2 3 यूनिट का होगा तो वो भी कितना होगा, 1 2 3 यूनिट का ही होगा ना। लेकिन डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी। तो आपको निम्न को प्रदर्शित करना, किसे, a प्लस 2b को। a प्लस 2b कैसे करोगे, 2b का मतलब b का दुगना। a तो आपको मालूम है कि ये आपका a है, जो तो b जितना है बस उसका आपको दुगना कर देना। तो यदि b इतना है इसका दुगना कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2b। दो का गुणा करोगे तो केवल परिमाण बदल जाएगा ना, डायरेक्शन तो वही रहेगा। तो आपका ये हो गया और ये आपका 2b हो गया। आपको क्या चाहिए, a में 2b को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, आपको पता है दो वेक्टर को जोड़ने के लिए पहले के हेड पे दूसरे का हम क्या रख देते हैं, डेल। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा यही आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका a है और ये आपका 2b है। तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर आपको a माइनस 2b को प्रदर्शित करना है। a में 2b को घटाना है इसका मतलब, और दो वेक्टर को घटाने का मतलब जोड़ना ही होता है, बस वेक्टर को उल्टा करके। तो अगर a में 2b को घटाना है तो आप a को वैसे रखोगे, लेकिन जो 2b है घटाना है, घटाने का मतलब 2b का डायरेक्शन ये है, उसको आप पलट दोगे, ये आपका मान लो क्या हो गया, माइनस 2b वेक्टर। और ये आपका कौन सा वेक्टर है, a वेक्टर है। तो ये जोड़ोगे, ये तो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। फिर ये जो तीसरा आपका क्या है, 2a माइनस बी वेक्टर, यानी जो वेक्टर a है इसका आप दुगना करो। तो अगर वेक्टर a इतना है तो इसका दुगना करोगे तो इतना हो जाएगा, अगर यहाँ तक वेक्टर a है तो दुगना कर दोगे इतना हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 2a वेक्टर। और इसमें आपको घटाना है बी वेक्टर, बी वेक्टर यही है, घटाने का मतलब इसको आपको पलट के घटाना होगा। तो आप पलटोगे तो आपका वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2a वेक्टर, ये वेक्टर बी नहीं, ये माइनस वेक्टर बी। अरे वेक्टर बी का डायरेक्शन ये था, आपने इसे पलटा है, इसके डायरेक्शन को आपने बदल दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 2a माइनस वेक्टर बी। समझ में आया। तो ये तो केवल आपकी वजह से कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए था। ठीक है, उतारना है तो आप उतार सकते हो। ये अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के निर्देशांक क्रमशः 3,2 और 6,8 है। कोई एक सदिश है, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है कितना है, इसका निर्देशांक कितना दिया आपको, 3,2, यानी 1 2 3 1 2, ये निर्देशांक यहाँ पर होगा ना 3,2। और इस सदिश का अंतिम निर्देशांक कितना है, 6,8, यानी 6 मान लो यही कहाँ होगा, 8 यहाँ कहीं होगा, यानी इस टाइप से ये निर्देशांक कितना होगा, 6,8। कोई एक सदिश है, उसका प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक 3,2 है और उसके अंतिम बिंदु का निर्देशांक कितना है, 6,8 है। आपसे क्या पूछा है, इस सदिश को व्यक्त कीजिए। एकांक सदिश के रूप में इस सदिश को व्यक्त करना है। एकांक सदिश का मतलब समझते हो, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, यही तो एकांक सदिश होते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मात्रक सदिश या एकांक सदिश आई कैप होता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मात्रक सदिश जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मात्रक सदिश के कैप होता है। तो आपको इस सदिश को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे, अभी आपको ये बताया जा चुका है कि जैसे ध्यान से देखना, मान लो ये आपका इनिशियल पॉइंट ए है और ये आपका फाइनल पॉइंट बी है। तो आपको क्या ए बी वेक्टर पूछा है कि नहीं वेक्टर पूछा है। मान लो वेक्टर ए का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, r1 वेक्टर ना, और जो दूसरा बिंदु है इसकी स्थिति सदिश कितनी है, r2 वेक्टर। तो अभी आपको बताए हैं इसके जस्ट पहले, कुछ देर पहले, कि ए बी वेक्टर लिखना है तो आप बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटाओगे। तो बी का स्थिति सदिश कितना है, r2 वेक्टर, इसमें से आप घटाओगे ए की स्थिति सदिश यानी r1 वेक्टर ना। लेकिन r2 वेक्टर है कितना, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक मालूम है तो उसकी स्थिति सदिश आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो चूंकि r2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप। और r1 वेक्टर कैसे लिखोगे, r1 वेक्टर लिखने के लिए क्या करोगे, 3i कैप प्लस 2j कैप। आपको क्या चाहिए,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो घटाने के लिए I वाले में से I को घटाओगे तो 6 में से 3 घटाओगे 3I कैप, और 8 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 6J कैप। तो आपका R2 माइनस R1 वेक्टर ही तो AB वेक्टर है, तो AB वेक्टर कितना हो गया 3I कैप प्लस 6J कैप। तो आपको जो सदिश व्यक्त करना था आपने उस सदिश को I कैप J कैप के फॉर्म में व्यक्त कर दिया। बात समझ आ रहा है। साथ में आपसे क्या पूछा, इस सदिश का मापांक, मापांक मतलब उसका परिमाण, मापांक मतलब उसका परिमाण बताना है। तो सदिश का परिमाण बताने के लिए हम ऐसे वेक्टर AB का मान लगाते कि नहीं लगाते हैं, और लिखते कैसे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और 36 9 कितना हो जाएगा 45। तो ये इसका क्या हो गया परिमाण। समझ में आ रहा है ना। अब अगले क्वेश्चन चले। आपका अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें 3 बल हैं। एक बल आपका F1 वेक्टर है, दूसरा आपका F2 वेक्टर दिया है, और तीसरा आपको ये वेक्टर दिया है। बोल रहा है कि किसी कण पर ये कार्य करके कण को संतुलन में रखते हैं। संतुलन में रखने का मतलब ये तीनों बल एक ही कण पे कार्य किए। जैसे मान लो कि एक आपका ये कण है, इस कण पे एक बल लगा F1, एक बल लगा F2 और एक बल लगा F3। ये तीनों बल लगा, और तीनों बल लगने के बाद ये आपका कण संतुलित है। संतुलित का मतलब जानते हो, कोई इसमें हलचल नहीं हुआ, अर्थात कुल मिलके बल कितना हो गया 0। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक कण पे बल लगे और नेट बल 0 हो जाए? हो सकता है। जैसे मान लो ये आपका एक कण है, या ऐसे ही समझो ये आपका एक कण है, एक आदमी 2 न्यूटन का बल इधर लगाया और एक आदमी 2 न्यूटन का बल इधर लगाया, तो नेट बल इससे तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा ना। क्योंकि जितने से आदमी इधर धक्का देगा उतने से आदमी इधर धक्का देगा, तो इसमें नेट कितना लग रहा होगा 0। बात समझ आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक कण पे 2 बल 3 बल 4 बल ऐसे से जितने बहुत सारे बल लगे और उनका नेट कितना हो जाए 0, मतलब उनका परिणामी बल कितना हो जाए 0। तो जब ऐसा केस आता है कि एक कण पे 2 या 2 से अधिक बल लगे और उनका परिणामी बल 0 आ जाए, तो इस स्थिति को कहते हैं कि संतुलन की स्थिति। क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति। इस वर्ड को आप याद रखना। आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको पहला चैप्टर है आवेश, वहां पर आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो वहां पर ये वर्ड यूज करेगा कि आवेश संतुलित हो। तो संतुलित होने का मतलब उस पर लगने वाला नेट बल, परिणामी बल, कुल बल 0 हो। तो अब बताओ, तो इसका मतलब अगर कण पे ये तीनों बल लग रहा है, तीनों बल मिलकर संतुलित है, यानी पहला बल प्लस दूसरा बल प्लस तीसरा बल, ये कुल मिलके कितना हो जाएगा 0 वेक्टर। ये तीनों वेक्टर मिलके क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। तो पहला वेक्टर आपको कितना दिया है 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और फिर दूसरा बल आपको कितना दिया है 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप, प्लस तीसरा वेक्टर आपको क्या दिया है A इंटू आई कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और यही मिलके कितने के बराबर है 0 वेक्टर। बात समझ आ रहा है ना। तो अब वेक्टर को जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, I वाले में I वाले को जोड़ते हो, J में J को, K में K को। तो यहाँ पर I के सामने कितना है 3, तो कितना हुआ 3 3 6, और यहाँ पर I के सामने कितना होगा, यानी 6 प्लस A I कैसे हो जाएगा, प्लस J वाले को जोड़ो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 2 6, और जब A का गुणा करोगे J के सामने फिर से कितना हो जाएगा A, इतना J के, और K वाले को जोड़ो -1 और -5 मिलके कितना हो गया -6। हाँ -6 बुरा नहीं है, जोड़ है। जब -1 में -5 जोड़ोगे तो -6 ही होगा। बात समझ आ रहा है। गुणा होता तो माइनस प्लस होता। तो यहां से कितना मिला -6, और अभी जब इसका गुणा करोगे तो -A, और क्या आ जाएगा K कैप, यही बराबर कितना दिया है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब क्या है, 0 वेक्टर को क्या आप ऐसा लिख सकते हो 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप। 0 वेक्टर का मतलब यही है ना कि उसमें I में भी 0 है, J में भी 0 है, K में भी 0 है। तो अगर यहाँ से तुलना करोगे I वाला I वाले के बराबर होगा, J वाला J के बराबर होगा, और K वाला K के बराबर होगा, यानी 6 प्लस A ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ये जब J वाले का J से तुलना करोगे तो यहाँ से भी ये मिलेगा ना 6 प्लस A बराबर कितना हो जाएगा, और जब K वाला का K वाले से तुलना करोगे तो -6 माइनस A ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से बताओ A बराबर कितना मिला, प्लस से उधर जाके -6 होगा, सेम A का वैल्यू -6 यहां से मिलेगा,
और यहाँ से a का वैल्यू कितना, माइनस ए, उधर जाके प्लस ए हो जाएगा, तो -6 बराबर a। तो यानी आपको हर जगह से a बराबर कितना मिला, -6। आपसे यही तो पूछा था कि a का वैल्यू बताओ, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -6। बात समझ में आ रहा है। देखो आपका ये अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोला कि यदि एक वस्तु पर 10 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल क्रमशः पूर्व तथा उत्तर दिशा में कार्यरत हो। कोई एक वस्तु है, इस पर दो बल लग रहा है, एक 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा है और 8 न्यूटन का बल किस दिशा में लग रहा है, 8 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, इनके परिणामी बल का मान बताना है। तो अब ध्यान से देखो, आपको बताया गया क्या, ये आपको पता है पूरब और उत्तर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है कि यदि दो बल या दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाए, उनके जो रिजल्टेंट निकालते हो, रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, a² + b², ऐसे तो निकालते हो ना। तो यानी आपको यहाँ पर a बराबर कितना मान लो 10 न्यूटन है और b बराबर आपको कितना दिया है, 8 न्यूटन दिया है, और इनके बीच का एंगल कितना दिया है, 90 अंश। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 अंश होता है तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला यही होता है ना, √a² + b²। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, √a² यानी 10 का स्क्वायर + b² यानी 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो कितना हो गया, 164। r बराबर ये लगभग 12.80 के आसपास आएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। फिर उसके साथ परिणामी बल तो पता चल गया, और आपसे पूछा इसका दिशा। दिशा मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हो, ख्याल करो, आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे और इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे, तो ये जो होगा यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या ये एंगल पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, अगर आप ये एंगल बता दिए यानी दिशा बता दिए, तो मान लो ये एंगल आपका कितना है, अल्फा। अगर ये 8 होगा तो क्या ये भी 8 होगा कि नहीं 8 होगा। अगर ये 8 है, ये 10 है, तो क्या यहाँ से आप tan अल्फा लगाओ, चूंकि tan अल्फा बराबर आप क्या लगा सकते हो, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 8, और आधार कितना है, 10। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होता है ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो कितना, tan अल्फा बराबर 2 से काटो 2 चौके और 2 पच्चे, तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, 4/5। तो अल्फा बराबर आप बता सकते हो कितना, tan इनवर्स, tan उधर के tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 4/5। इतना एंगल हो। सही है, समझ आ रहा है। आगे चला जाए। आपका अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, 3i - 2j, और वेक्टर बी बराबर दिया है 2i + 3j। तो आपसे पूछा वेक्टर ए + बी का मापांक बताना है और इसका डायरेक्शन बताना है। तो कैसे बताओगे, ध्यान से देखो, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, 3i - 2j, और वेक्टर बी बराबर आपको कितना दिया है, 2i + 3j। तो आपसे क्या पूछा है, वेक्टर ए + वेक्टर बी का मापांक। पहले वेक्टर ए + वेक्टर बी बताओ। तो वेक्टर ए + वेक्टर बी, आई में आई को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 3 2 5i, और जब जे वाले में जे वाले को जोड़ोगे 3 में से 2 घटाना पड़ेगा तो केवल 1 बचेगा, और 1 लिखते नहीं तो ये कितना आ जाएगा, देखा। लेकिन इस वेक्टर का मापांक पूछा है, वेक्टर नहीं पूछा है। मापांक का मतलब आपको इनका परिमाण पूछा है। तो परिमाण कैसे निकालते हो, √ इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 5 × 5 = 25 + 1 का स्क्वायर करोगे 1, यानी कितना आ जाएगा, 26। तो इनका मापांक कितना हो गया, √26। बात समझ में आ रहा है। अब उसके साथ साथ आपको क्या पूछा है, इसका दिशा पूछा। तो दिशा कैसे बताओगे, ध्यान से देखो, वेक्टर ए + बी आया कितना है, 5i। i मतलब x एक्सिस में 5 परिमाण, i x एक्सिस में बताता है ना, i होता है जिसका परिमाण 1 होता है। तो 5i मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना परिमाण है, 5 परिमाण। जैसे मान लो कि आपका x एक्सिस ये है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो वेक्टर होगा यही तो आपका 5i होगा, और ये + j है। j मतलब केवल j में 1 है, यानी ये है, ये कितना हुआ, केवल j। अगर आपको इनका परिमाण निकालना होगा तो क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर यही आया कि नहीं आया। आपसे ये एंगल ही तो पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। तो ये एंगल आप कैसे बताओगे, अगर ये 1 है तो क्या ये भी केवल 1 होगा कि नहीं होगा। तो मान लो ये एंगल कितना है, अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या कैसे बताओगे, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 5। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स
1/5। अगर आपको ये बात कम समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद आप हेडिंग पढ़ोगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, तो वहां पर ये बहुत डिटेल में वहां पर हम सब बात करेंगे। इसे बात समझ आ रहा है ना? तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? दो बल जिनके परिणाम क्रमशः 5 न्यूटन और 4 न्यूटन है। पहला बल, मान लो पहला बल आपका F1 है, ठीक है, और दूसरा बल आपका क्या है? F2 है। लेकिन ये बल नहीं दिया, उनके परिणाम दिया है। परिणाम मानी केवल आपको F1। आपको पता है ये चीज ना, वेक्टर को आप चाहे वेक्टर ए लिखोगे और इनके परिमाण को आप केवल ए से लिखते हो। तो अगर पहला बल होगा उसको आप वेक्टर F1 लिखोगे, लेकिन उसके परिमाण को केवल आप क्या लिखोगे? F1 लिखोगे। F1 बराबर कितना दिया है? 5 न्यूटन। फिर दूसरा बल का परिमाण कितना दिया है? 4 न्यूटन। और इनके बीच कोण कितना दिया है? 60 अंश। इनका परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल माने रिजल्टेंट आर निकालना है। तो क्या, जब आपको दो वेक्टर उनके बीच का एंगल दिया तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आपको पता है ना? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ए और बी जानते थे, ए और बी की जगह F1 और F2 आ गया। समझ आ रहा है बात? तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? रूट ऑफ F1 का स्क्वायर। F1 है कितना? 5 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2। F1 का वैल्यू कितना दिया है? 5। F2 का वैल्यू कितना दिया है? 4। और cos थीटा, थीटा की जगह कितना दिया है? 60। बात समझ आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 5 चौक 20 गुना 40, और ये कितना हुआ? cos 60। cos 60 का वैल्यू आपको पता होगा 1/2। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25 प्लस 16 और 2 20 हुआ नहीं हुआ? तो आप इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 6 5 11 2 1 3 2 5 1 6 ना। तो इनका जो परिणामी बल आ गया वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 61। बात समझ आ रहा है? बस यहीं तक करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।